एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री 12th क्लास के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आर्ट्स बेसिस हिस्ट्री चैप्टर से लिए हैं। हिस्ट्री चैप्टर का आज का जो वेरी इम्पोर्टेंट होंगे, बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो भी आर्ट से जो पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री लिए हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं। तो देखिएगा, आंसर में हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियों, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नगरीय प्रबंधन के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कला के विभिन्न नमूनों से, जैसे मिट्टी के खिलौने, धातुओं की मूर्तियां, विशेषकर नाचती हुई लड़की की तांबे की प्रतिमा आदि से हड़प्पा के लोगों की कला एवं कारीगरी पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मोहरों यानी सेल से भी अपने में ही हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधे तथा लिपि के उपस्थिति में से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में क्या जानकारी मिली, अगर आप इतने जो आपको बताए गए हैं इतना क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको श्योर है कि 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। मतलब धार्मिक यानी धर्म के बारे में। हड़प्पा जो था, सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। पहला, मातृ देवी की पूजा होती थी। दूसरा, पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबर वाला बैल पूजनीय था। तीसरा, पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में नाग पूजा, स्वास्तिष्ट यानी सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, वेद के भी संकेत मिलते हैं। 5वां पॉइंट कहता है, एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभवतः है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हो। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफ़ी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए। ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, क्या हड़प्पा सभ्यता प्रमुख देवी एवं धार्मिक पशुओं की विवेचना करे। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं की विवेचना करे, प्राथमिकताओं की विवेचना करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखिएगा, हड़प्पावासी बहुदेववासी और प्रकृति पूजन थे। हड़प्पावासी बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृ देवी की प्रतीक है, बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपत या आद्य शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ मोहर पर
योगीश्वर की मूर्ति को पशुपत महादेव माना गया। सिंधुवासी नाग, कुबरदार, सांड, लिंग, योनि, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा और बलि प्रथा भी प्रचलित थी। मंदिरों और मोहरों पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। तो आंसर में हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान, मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह संभवतः पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 5 नंबर, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। यह संभव सिंध घाटी के लोगों को कला का अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार यानी तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है, इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई है, जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट के हैं, ताकि पानी अपने आप बाहर न निकल सके। तालाब स्नानागार घर में नीचे उतरने के लिए माँ बनी हुई है। पानी निकलने के लिए नालियों का भी प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सिंधु घाटी से संबंधित गृह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की गृह स्थापत्य डोमेस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे, संभवतः आंगन खाना पर और कई कताई कराने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांतर को दिया जाने वाला महत्वपूर्ण था। भूमि तल बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नलियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिलते थे। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया गया था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो देखिएगा आंसर में एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो, अ प्लानेड अर्बन सेंट्रल मोहनजोदड़ो। पहला पॉइंट, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में पॉइंट में बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक खड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातात्विक विद्वानों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, तीसरा निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसी के अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया,
जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। 5वां 4 पॉइंट देखिएगा, शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों से ईंटें शामिल है, जो भले धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और अतिदग्नी होती थी। इस प्रकार कई ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी की जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का निरंतर बल होने लगता है और कार्बन का अर्धन आयु काल हो जाता है। 55 से 90 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है, जिससे पदार्थ कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व मतलब होता है प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या काल की सही जानकारी नहीं दे होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही या प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपना इच्छानुसार प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर अनेक नए प्रकरण जोड़ देते हैं, लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेर फेर की संभावना बहुत कम होता है, अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर हमारा, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो देखिएगा, अभिलेखों से तात्पर्य है कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलुओं और आदि वो विषय पर सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख की भी महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर, उत्तरापथ से आप क्या समझते हैं। देखिए, तो उत्तरापथ उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर युग में बहुत ख्याति प्राप्त था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भरौच नामक स्थान पर समाप्त हुआ। उत्तरापथ से आप उत्तरापथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर, हड़प्पा वासियों द्वारा वंशान सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पा वासी द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं, तालाबें, जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। पहला अफगानिस्तान में सैतुगई नामक स्थल के हड़प्पा नगरों के चिन्ह प्राप्त हुए। ख में हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया गया। ग में गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है। इससे कृषि की
सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला पॉइंट, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधी मतलब 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई सड़कों पर गलियों का निर्माण किया था ताकि डॉक्टर मायके के अनुसार चलने वाली वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। दूसरा पॉइंट, उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। तीसरा पॉइंट देखिए, किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था और ना ही बर्तन पकाने वाली किसी भी मिट्टी को नगर के अंदर बनने की इजाज़त दी थी, अर्थात अनावृत्तिक निर्माण, अनस्ट्रॉइड कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आश्रम, वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में आश्रमों में बांट दिया गया। इन आश्रमों का विभाजन निम्नलिखित ढंग से किया गया। ब्रह्मचार्य आश्रम पहले 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्था अवश्य 50 से 75 वर्ष की आयु तक और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु तक को माना जाता था। नेक्स्ट 50 नंबर का यदि आप वैदिक संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं। तो वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्यिक विशेषकर 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद जिस संस्करण भागों में लिखे या रचे गए थे वह वैदिक संस्कृति कहलाती है। यह संस्कृत उस संस्कृति से कल गठित एवं भिन्न थी जिसका प्रयोग हम आजकल करते हैं। वस्तुतः वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के तल्य माना जाता है था। वह शुरू में मौखिक रूप से ही ब्राह्मण परिवारों से जुड़े लोगों तथा कुछ अन्य विशिष्ट परिवारजनों से को भी पढ़ाया सुनाया जाता था। महाकाव्य काल में रामायण, महाभारत की रचना के लिए जिन संस्कृत का प्रयोग किया गया वह वैदिक संस्कृत से अधिक सरल थी, इसीलिए वह संस्कृत और अधिक लोगों को लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट वन देखिएगा 60 नंबर, महाजनपद युग की राजनीतिक विशेषता लिखिए। तो आरंभ में भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी पूर्व ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों के लोहे के बने बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ तोड़ा जाता है। इसी काल में वैद्य, बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनी पद का नाम से 16 राज्यों का उल्लेख किया गया। यद्यपि महाजनों के नाम की सूची तथा ग्रंथों के एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नामकरण प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति राजा का राजन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्या होता है। मिलिंद पन्ना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिलिंद पन्ना यह बौद्ध ग्रंथ में बैक्ट्रियन और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करने वाले हिंदू यूनानी सम्राट मैनेंडर एवं प्रसिद्ध वैदिक भिक्षुनी नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया, जिसमें ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिमी भारतीय जीवन की झलक देखने को मिलते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, बाय।